गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। पिछले दिनों के क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब का पार्ट 1 किया था। उसमें कुछ रूल्स मैंने आपको समझाया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग एडवर्ब के पार्ट 2 को देखेंगे। आज का रूल्स जो आप पढ़ लेंगे तो एडवर्ब चैप्टर आपका कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी प्रैक्टिस बुक से एडवर्ब चैप्टर के कॉमन एरर्स को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि अब जब आप पूरा पढ़ लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे। जो क्वेश्चंस ना बने, परेशानी आए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, फिर हम लोग उस पर आगे वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हम लोग पढ़ाई की ओर। टॉपिक है आज का एडवर्ब पार्ट 2। रूल नंबर 1 है एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर जनरली यूज्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ हम लोग या तो वर्ब के बाद करते हैं या नहीं तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है, बात तो ये हो गई, लेकिन आप ऐसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो इसके लिए एक पहचान होता है कि जब हम एडजेक्टिव में ly लेटर जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमने लिखा केयरफुल, ठीक है, हमने लिख लिया ब्यूटीफुल, तो केयरफुल एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव हो गया। अब हम जैसे इसमें ly लेटर जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम लोग बोलेंगे केयरफुली, ब्यूटीफुली, तो ये क्या हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब समझ में आ गया होगा आपको कि जब एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर में चेंज हो जाता है। और एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानने का तरीका है, सेंटेंस में हम लोग लगाएंगे हाउ मतलब कैसे। ठीक है, जैसे ही बोलेंगे कैसे और जो शब्द जवाब में आएगा वो मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का रूल क्या बताया गया कि जब भी एडजेक्टिव में ly लगाएं तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा और एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बाद आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिख दिया, इस एग्जांपल में वर्ब के पहले लिख दिया, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। जबकि आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको सही लगेगा। ही केयरफुली ड्राइव्स द कार, वो बहुत ही सावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाता है, लेकिन सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या बनेगा, ही ड्राइव्स द कार केयरफुली। ड्राइव्स मेरा वर्ब हुआ, ठीक है, कार मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया कार, और ये क्या हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो रूल क्या बोला था कि एडवर्ब ऑफ मैनर या तो वर्ब के बाद आएगा और अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। अब हम बोलेंगे वह कार कैसे चलाता है, तो जवाब में क्या आएगा सावधानी पूर्वक। तो कैसे बोले और जवाब में आया सावधानी पूर्वक, तो ये मेरा वर्ड क्या था एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं। देखिए, पूरे एडवर्ब चैप्टर में आपको 3 चीज याद रखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो मैनर का पता लगाना तो बता दिया, अब टाइम को कैसे पता लगाएंगे, तो जब हम बोलेंगे व्हेन बोलने का मतलब कब, जब भी बोलेंगे कब और जवाब में जो शब्द आएगा वो मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अगर बोलेंगे कहाँ वेयर और जवाब में जो शब्द आएगा वो मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द सीरीज ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर, प्लेस, टाइम मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर एक से ज़्यादा एडवर्ब का यूज करना हो सेंटेंस में तो उसका सीरीज होता है। सीरीज में पहले क्या आएगा, मैनर आना चाहिए, उसके बाद में प्लेस आना चाहिए और उसके बाद में टाइम आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है शी वॉज क्राइंग बिटरली एट द पार्टी द प्रीवियस नाइट। शी वॉज क्राइंग बिटरली एट द पार्टी द प्रीवियस नाइट। तो बिटरली मतलब क्या होगा, बहुत ही बुरी तरह से। बोलेंगे वह पार्टी में कैसे रो रही थी, तो जवाब में क्या आएगा बहुत बुरी तरह से। तो ये मेरा क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। तो पहले क्या आना था मैनर, तो मैनर का यूज किया। बोलेंगे कहाँ रो रही थी, तो जवाब में क्या आएगा पार्टी में, तो ये मेरा क्या आ गया प्लेस आ गया। बोलेंगे कब रो रही थी, तो जवाब में क्या आएगा बीती रात, तो ये मेरा क्या हो गया टाइम। तो देखिए इसी सीरीज पे आपको बैठाया गया, मतलब ये सेंटेंस मेरा सही है। सही हिंदी क्या निकलेगा, वह पार्टी में बीती रात बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फेयरली और रैदर। देखिए, फेयरली का मतलब होता है अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से, रैदर का मतलब भी होता है अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि फेयरली के बाद जो भी वर्ड आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव मीनिंग वर्ड होना चाहिए। या फेयरली के साथ जो स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए
पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन रैदर के साथ ठीक इसका अपोजिट है, रैदर के साथ जो वर्ड आएगा इसके बाद वो निगेटिव होना चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि रैदर के बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसका कंप्लीट मीनिंग निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लिखा है द वेदर इज फेयरली प्लीजेंट टुडे, मौसम आज अपेक्षाकृत बहुत ही आनंददायक है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या दे रहा है, फेयरली प्लीजेंट, अपेक्षाकृत आनंदित है, सॉरी आनंदमय। तो यहाँ पे हम लोग जब फेयरली बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया वो क्या निकला, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब यहाँ मेरा फेयरली का यूज सही किया गया है। दूसरा सेंटेंस है द वेदर इज रैदर हॉट टुडे, मौसम आज अपेक्षाकृत ज्यादा ही गर्म है। तो जैसे हम लोग बोले रैदर, इसके बाद आने वाला जो शब्द है वो क्या, निगेटिव मीनिंग दिया, और इस सेंटेंस का भी मीनिंग क्या निकल रहा है, निगेटिव। मतलब क्या है कि रैदर का यूज भी मेरा सही किया गया। अब सेंटेंस एग्जाम में कैसे देगा, सो देखिए आपको लिखेगा द वेदर इज फेयरली हॉट टुडे और द वेदर इज रैदर प्लीजेंट टुडे, दोनों का क्रॉस यूज, मतलब रैदर के बाद पॉजिटिव वर्ड देगा और फेयरली के बाद नेगेटिव। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से दे तो आपको सही कैसे करना है। अगर फेयरली के बाद निगेटिव वर्ड दे दे तो फेयरली को रैदर में चेंज करेंगे, रैदर के बाद पॉजिटिव वर्ड दे दे तो रैदर को फेयरली में चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब है कि वर्ड वैसे ही रहेगा, जब भी चेंज होगा तो ये एक्सप्रेशन चेंज होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल्डम इफ एवर मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी का मतलब क्या, बहुत ही कम। ठीक है, सेल्डम और नेवर इसका मतलब होता है एकदम ही नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल है ही सेल्डम इफ एवर कम्स हियर, मतलब वह यहाँ कभी कदार आता है, यही सेंटेंस का हिंदी होगा। दूसरा है ही सेल्डम और नेवर कम्स हियर, मतलब वह यहाँ कभी नहीं आता है। गौर कीजिए कि यहाँ सेल्डम के साथ क्या लिखा है, इफ, तो सेल्डम के साथ जैसे ही इफ लगे आपको आगे क्या ध्यान रखना है, एवर का आना होगा, और जैसे ही सेल्डम के साथ और लिखे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आगे नेवर आना होगा, और यहाँ नेवर लिखा भी है। लेकिन ये तो हो गया रूल की बात। एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई कंप्लीट सेंटेंस के मीनिंग से निकालना होगा कि उस सेंटेंस में कभी कभी का सेंस है या कभी नहीं का। कभी कभी का सेंस हो तो आप एक्सप्रेशन सेल्डम इफ एवर का यूज करेंगे, कभी नहीं का सेंस हो तो सेल्डम और नेवर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्प्लिट ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपको वर्ब चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि इन्फिनेटिव कहने का मतलब होता है टू भी वन, ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है। समझना ये होता है कि अगर टू लिखा हो तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, और स्प्लिट कहने का मतलब होता है टूट जाना। तो जब हम इन्फिनेटिव को टू भी वन को अलग अलग यूज कर देते हैं तो इसी को कहते हैं स्प्लिट ऑफ इन्फिनेटिव, और वो एक्सप्रेशन गलत होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट माई लीव, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप मेरी छुट्टी को स्वीकार कर लें। ये सेंटेंस का हिंदी हुआ। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस आपको बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन ये है गलत। फिर से पढ़िए, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट माई लीव। अब यहाँ पे गौर करने की चीज़ क्या थी कि आपको बताया गया टू के बाद भी वन आता है, तो यहाँ टू लिखा और भी वन यहाँ लिखा, और इन दोनों के बीच में लिख दिया काइंडली, एडवर्ब आ गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि स्प्लिट ऑफ इन्फिनेटिव जब भी आए तो एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ स्प्लिट ऑफ इन्फिनेटिव हो गया, ये एक्सप्रेशन क्या हो गया मेरा गलत, इसलिए सेंटेंस भी गलत किया गया। अब इसे सही करने के लिए क्या करेंगे, तो जो बीच का एडवर्ब होगा उसे हम लोग पहले कहीं भी सुइटेबल जगह पर पोजीशन में डाल देंगे और ये वर्ब खुद ब खुद टू के साथ आ जाएगा, जैसा आपको नीचे के एग्जाम्पल में दिखाया गया। आई रिक्वेस्ट यू, यहाँ से यहाँ तक तो सही है। अब देखिए काइंडली और टू को इंटरचेंज किया गया, काइंडली को यहाँ लिखा गया, टू को यहाँ, जैसे ही हम इंटरचेंज कर दिए मेरा एक्सप्रेशन सही हो गया। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट माई लीव, आ गया समझ में। तो यहाँ पे देखिए टू के बाद भी वन भी आ गया, मतलब ये अब स्प्लिट, सॉरी अब ये क्या हुआ, इन्फिनेटिव टुगेदर एक साथ यूज हुआ, ये अब स्प्लिट नहीं हुआ, इसलिए मेरा सेंटेंस सही हो गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको अक्सर दिखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द वर्ड वनली इज यूज्ड जस्ट बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज। कहने का मतलब है वनली का तो मतलब हो गया सिर्फ, ठीक है, और हम लोग इसका यूज कब करते हैं, तो इसका यूज में बस इतना ही आपको समझना है कि यह जिस शब्द के पहले लगा होगा इसका रिलेशन बस उसी शब्द से होगा, पूरे सेंटेंस से नहीं होगा। जैसे ही अर्न्स वनली ₹5,000 अ मंथ, इस सेंटेंस में देखिए वनली का पोजीशन कहाँ है, ₹5,000 के पहले, तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, वह सिर्फ 5,000 रुपये कमाता है प्रति महीने, सिर्फ 5,000 रुपये, ये हुआ मतलब। अगर हम वनली का पोजीशन यहाँ रख दें, सपोज कि इस वनली को उठाकर हम बिगिनिंग में डाल दें यहाँ, तो हिंदी क्या निकलेगा,
ओनली ही अर्न्स ₹5,000 अ मंथ, मतलब सिर्फ वह कमाता है 5,000 रुपये प्रति महीना। पहले सेंटेंस में मतलब क्या निकल रहा था, वह सिर्फ 5,000 कमाता है, मतलब सिर्फ 5,000, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, उससे कम, ये मतलब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में जब हम ओनली के पोजीशन को चेंज करें तो मतलब क्या निकल रहा है, सिर्फ वह 5,000 कमाता है, मतलब बाकी दूसरा कोई भी नहीं। ये इसका हिंदी हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When any sentence begins or is joined by any adverb, अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो रहा हो या एडवर्ब से जुड़ रहा हो तो उस सेंटेंस में हम इन्वर्सन के रूल को फॉलो करते हैं। इन्वर्सन कहने का मतलब क्या होता है, तो जहां भी एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन समाप्त होगा वहीं पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे ये सेंटेंस लिखा गया, हम इसे एक सिंपल सेंटेंस में पहले चेंज करके पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ही हैज़ नेवर, हम अपोजिट पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे। ही हैज़ नेवर डन सच अ स्टूपिड एक्ट, उसने इतना मूर्खों वाला काम या बेहुदा काम, ठीक है, कभी नहीं किया है। ये सेंटेंस का हिंदी हो गया, उसने इस तरह का मूर्खता वाला काम कभी नहीं किया है। ये सेंटेंस का हिंदी हो गया, ठीक है। अभी तक में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए हमने पढ़ा ही हैज़ नेवर, ऐसे पढ़े ना, तो नेवर क्या है, मेरा एडवर्बियल हो गया। नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को ये डिफाइन करता है। तो रूल हमने क्या बताया कि जब भी कोई सेंटेंस बिगिन हो जाए किस चीज़ से, एडवर्ब से, तो यहाँ हम सेंटेंस को क्या किया, नेवर से ही शुरू कर दिए। तो जैसे ही एडवर्ब से शुरू होगा इन्वर्सन के रूल को फॉलो करना है। तो इन्वर्सन के रूल को कहने का मतलब क्या हो गया, पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। तो नेवर से जैसे ही शुरू किए, पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब आया तब मेरा सब्जेक्ट आया। अब ये सेंटेंस का मतलब वही निकलेगा जो ओरिजिनली इसका निकल रहा था, नेवर हैज़ ही डन सच अ स्टूपिड एक्ट। दोनों सेंटेंस का मतलब सेम होगा। आ गया समझ में। तो ये सारे रूल्स थे आपको एडवर्ब से रिलेटेड, ठीक है। अब दो रूल्स और समझना है आपको, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ये दो रूल है, टू का और इनफ का। टू का मतलब भी बहुत, इनफ का मतलब पर्याप्त। तो टू का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, इतना जितना नहीं, ठीक है। टू का हिंदी क्या होता है, इतना जितना नहीं। ये जब भी लिखा मिले तो आगे आपको ध्यान देना है कि टू V1 आना चाहिए। आगे क्या आएगा, टू और V1 ही आएगा। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा, ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम लोग जब रिमूव टू में बनाते हैं तो कैसे बनेगा, जैसे ही सब्जेक्ट था तो ही रहेगा, इज हेल्पिंग वर्ब है तो ही इज हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है। टू को सो में चेंज करते हैं, टू को किस में चेंज करते हैं, सो में। जो आपका एडजेक्टिव रहेगा वो वैसा ही है, ही इज सो वीक। और बाद वाले टू को किस में चेंज करेंगे, दैट में, ही इज सो वीक दैट, वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। तो दौड़ नहीं सकता है का इंग्लिश क्या लिखेंगे, कांट रन। अब यहां बचा क्या है मेरा सब्जेक्ट, तो मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन था, ही। तो यहां पे भी हम लोग क्या प्लेस करेंगे, ही। सेंटेंस क्या बना सही मेरा, ही इज सो वीक दैट ही कांट रन, वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि टू लगे तो आगे टू V1 आएगा, जब रिमूव टू करेंगे तो टू सो में चेंज होगा और इसका रिलेटिव कौन आएगा आगे, दैट। तो सो के साथ दैट लगाते हैं, टू के साथ टू V1 लगाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया निगेटिव सेंस। अब ये आ गया है इनफ पॉजिटिव सेंस में, ही इज रिच इनफ टू बाई ए कार, वह इतना अमीर है कि गाड़ी खरीद सकता है। ये सेंटेंस का हिंदी हुआ। तो जब इनफ का यूज करें ना तो इसके आगे भी टू V1 ही आएगा हमेशा। और जब हम इनफ को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सो देखिए जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब भी एज इट इज रहेगा। इनफ को किस में चेंज करेंगे, सो में, और जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव वैसे ही रहेगा। ही इज रिच इनफ को क्या करेंगे, ही इज सो रिच, और बाद वाले टू को किस में चेंज कर लेते हैं, दैट में, ही इज सो रिच दैट, वह इतना अमीर है कि गाड़ी खरीद सकता है। तो खरीद सकता है का इंग्लिश क्या होगा, बाई अ कार, सॉरी कैन बाई अ कार, ये हिंदी हो गया। अब सब्जेक्ट मिसिंग है तो मेरा ओरिजिनल सब्जेक्ट ही था, तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट क्या प्लेस करेंगे, ही। सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाई अ कार, ठीक है। तो आपको सेम रूल है ये दोनों भी, कि अगर सो लिखा मिले तो आगे सेंटेंस को किससे जोड़ते हैं, दैट से।
तो ये सारे रूल्स थे आपके लिए एडवर्ब चैप्टर से। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे रूल्स को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इन पर प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका रिप्लाई हम लोग देखेंगे और देंगे भी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।